हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक इशू था कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए जो ये बात कही जाती है कि असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए या उस टेंजिबल मटेरियल का असेसी की एस्केपमेंट ऑफ इनकम से लाइव लिंक होना चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब है? जनरली ये देखा गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आती है तो वो इंफॉर्मेशन एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर, जिसमें जिस असेसी का केस रीओपन किया जाता है उसका उसमें नाम भी नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या उस जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन को या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को ये कहा जा सकता है कि वो सफिशिएंट है असेसी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन करने के लिए? यही इशू ऑनरेबल कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट संजय कौल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड की, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 146 पर रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स को जानने से पहले जो मेन लोगों को परेशानी आती है सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में वो ये आती है कि यदि किसी के यहां सर्च हुई, उस सर्च के अंदर किसी ने ये एडमिट किया कि जो मेरी एंटिटीज हैं, इन एंटिटीज के थ्रू मैं एकोमोडेशन एंट्रीज का बिजनेस करता हूं, तो क्या ये माना जाएगा कि उन एंटिटीज के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसकी हुई हैं वो सारी की सारी बोगस हैं? और जब तक वो एंट्री ऑपरेटर असेसी का नाम स्पेसिफिकली अपनी स्टेटमेंट में ना ले या असेसी की कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन उसके यहां से ना मिले जिससे ये पता चलता हो कि असेसी ने उस एकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर से कोई एंट्री ली है, तो क्या ऐसी इंफॉर्मेशन के अभाव में असेसी का केस रीओपन किया जा सकता है? या दूसरे शब्दों में क्या वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट एक टेंजिबल मटेरियल है? प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 14-15 इन्वॉल्व था। असेसी की बुक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा था शेयर्स की ट्रेडिंग पर। रेवेन्यू को यह इंफॉर्मेशन मिली कि किसी एक पेनी स्टॉक कंपनीज का रैकेट पकड़ा गया है। एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी ESB के यहां एक सर्च हुई सेक्शन 132 के अंदर। उसके एक डायरेक्टर की स्टेटमेंट ली गई। उसने ये कुछ कंपनीज का नाम बताया कि ये कंपनीज जो हैं वो पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस इन कंपनीज के थ्रू की गई है, और उन कंपनीज में IIS और SRK कंपनी इन्वॉल्व थी, जिन कंपनीज से असेसी की डीलिंग हुई थी, और उन कंपनीज के शेयर्स को बेच करके असेसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था। दूसरा, असेसी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी थी। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। असेसी को बताया गया कि असेसी ने इन कंपनीज के शेयर्स को परचेज किया है, सेल किया है, उनका रेट भी बताया असेसिंग ऑफिसर ने, और इस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने ये रीजन टू बिलीव बनाया कि असेसी ने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक किया है वो फ्रॉडुलेंट है, वो टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए किया गया है। असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करे, उसको एओ ने डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन ये कहा कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स जायज है। लेकिन असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि जो क्लोज्ड असेसमेंट्स हैं उनको खाली सस्पिशन के बेसिस पर रीओपन नहीं किया जा सकता। एओ का यह कहना कि असेसी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक किया है वो प्योरली एक
सस्पिशन के बेसिस पर है और प्रेजेंट केस में जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास थी वो इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है रीजन टू बिलीव बनाने के लिए कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पहली बात स्पेसिफिक नहीं है और वो बहुत जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है कि जिन कंपनीज के अंदर असेसी ने डील किया है उन कंपनीज के बारे में किसी ने स्टेटमेंट दी है कि वो सब पेनी स्टॉक कंपनीज हैं। कोर्ट ने यह दोहराया कि कहीं पे भी उस रिपोर्ट से ये नहीं पता चलता है कि असेसी की उस ट्रांजैक्शन में कोई स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट थी और कोर्ट ने ये कहा कि जिस मटेरियल के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई वो मटेरियल भी असेसी को प्रोवाइड नहीं कराया गया। कोर्ट ने ये कहा कि जो रीजन टू बिलीव है वो किसी भी सूरत में रीजन टू सस्पेक्ट नहीं बन सकता, या दूसरे शब्दों में रीजन टू सस्पेक्ट जो है वो रीजन टू बिलीव को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस केस से जो बात सामने आती है वो ये आती है कि जब तक रिपोर्ट असेसी की स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट उन ट्रांजैक्शंस में ना स्थापित करे, असेसी का नाम उन स्टेटमेंट्स में ना आए या उस मटेरियल में ना आए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो असेसिंग ऑफिसर ने रीजन टू बिलीव बनाया है वो सही है, वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट का काम ये नहीं है कि रीजंस टू बिलीव सफिशिएंट है या नहीं इसको डिटरमिन करना, लेकिन रीजन टू बिलीव है या नहीं ये देखना कोर्ट का काम है। और प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक जनरलाइज्ड रिपोर्ट रीजन टू बिलीव का कारण नहीं बन सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संजय कौल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स और ये केस 479 ITR पेज नंबर 146 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया।